हमारा रहेगा इंडियन सोसाइटी आज उस दिन हमने सोसाइटी के बारे में बताया था। आज हमें सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा। ये नोट करते जाना। नेशनल अब जैसे आपसे पूछते हैं कि सिविलाइजेशंस क्या है, तो आप बोल हम पुराने रीति रिवाज को लेकर चलते वो हमारा सिविलाइजेशन। अगर हम देखें जैसे अलग अलग डेफिनेशन दी है लोगों ने, ठीक है। ऑर्डरमैन का नाम आता है जिन्होंने सिविलाइजेशन की डेफिनेशन दी है। ऑर्डरमैन इनके शब्दों में देखा जाए तो अधिजैविक संस्कृति के बाद की अवस्था के रूप में सभ्यता को परिभाषित कर सकते हैं, या सभ्यता के संस्कृति की बाद की अवस्था में। संस्कृति क्या होती है? कल्चर। तो जो हमारा कल्चर है वही हमारे सभ्यता में डेवलप होता है, ठीक है। यानी हेरिटेज हमारा क्या होगा? हेरिटेज के अंदर हम कल्चर को देखते हैं, ठीक है, ना कि कल्चर के अंदर हेरिटेज। तो सभ्यता हमारी कब बनती है? जो हमारी संस्कृति है वो उस जो हम लेके चलते हैं उसको ही लेके, संस्कृति को तो ही लेके चलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि वहाँ की सभ्यता कैसी है। सभ्यता के अंदर हमारे कल्चर आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कल्चरों को हम कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और लेकिन हमारे जो कल्चर है वो तो हमारे चले आए हैं। ग्रीन के अनुसार एक संस्कृति सभ्यता केवल तब बनती है जो उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, पद्धति, विशेषण। यानी हम सभ्यता को कैसे पता कर पाएंगे? या तो वो हमारे पास रिटर्न तौर पे होने चाहिए। कई लोग आपको लिखित तौर पे बताते हैं, जो लोग पहले विद्वान आते थे जो, तो वो बताते थे कि हम इंडिया में खोज करने गए, वहाँ पर उन्होंने ट्रैवलिंग की, रिसर्च किया, तो वहाँ पे पढ़ा कि लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ का खान पीन कैसा है, पहनावा कैसा है। तो इसके लिए हमें पहले रिटर्न तौर पे चाहिए होता है। यानी कि जब हम सभ्यता के बारे में कैसे जानकारी लेंगे? जब हमारे पास एक लिखित भाषा होनी चाहिए, एक लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो हड़प्पा की सभ्यता की भाषा तो हमने पढ़ी नहीं है, एक उसकी लैंग्वेज होती थी, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ पाते। कई ऐसे देशों की भाषाएं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। तो एक रिटर्न, लेकिन वो जो लैंग्वेज जहाँ की होती है उसका एक रिटर्न होना चाहिए, एक एक्यूरेट रिटर्न पास होना चाहिए जिसको हम पढ़ सकते हैं। वहाँ का साइंस कैसा है, वहाँ का फिलॉसफी कैसी है, यानी दर्शन शास्त्र कैसा है। तो ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे जो श्रम विभाग होता है, लेबर को जानते हो, तो एक वहाँ का लेबर होता है, किस तरीके का काम करता है। तो लेबर के अकॉर्डिंग भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ की सभ्यता कैसी है। कई जगह लेबर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रहते हो, जैसे आप बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे तो वहाँ के लेबर देखना हाई फाइव टाइप है। तो हम वहाँ से पता करेंगे कि हम विदेशों में गए, वहाँ की सभ्यता बहुत डेवलप्ड है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन काफ़ी डेवलप्ड है, वो हायर एजुकेशन वाले होते हैं और उनका पहनावा भी हायर होता है। इस तरीके के आप उसको डिफाइन कर सकते हो जब उसको आप चीज़ देख लो, ठीक है। तो ये सबके अलग अलग होते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे डिफरेंट संस्कृति और सभ्यता में डिफरेंट, अब आपसे कहीं पूछेंगे कि कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है, तो जैसे अगर आपको डिफरेंट पता हो तभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आपको डेफिनेट पता नहीं चलेगा। तो इनका कहना क्या है? सभ्यता का मापन एक निश्चित मानदंड द्वारा किया जाता है, लेकिन संस्कृति के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी संस्कृति को हम जल्दी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। हमें कहीं की संस्कृति, आप अदर स्टेट में गए और आपको वहाँ की संस्कृति अच्छी लगी,
वहाँ का पहनावा अच्छा लगा, तो उसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन सभ्यता, ये इसको देख, सभ्यता होती है पूरे पूरे भारत की सभ्यता देखी जाती है, एक कंट्री की सभ्यता देखी जाती है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस स्टेशन की सभ्यता है, सभ्यता तो हमारे पूरे भारत की काउंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि संस्कृति के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको हम कोई मानदंड हो, उसका कोई मानदंड नहीं होना चाहिए। अब लिखने लिखने का तो हम कोई लिखेंगे थोड़ी ना कि हम ऐसे वस्त्र पहनते हैं, वो तो हम कोई सी भी कल्चर किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम अपना कल्चर छोड़ भी सकते हैं, हम अपने कल्चर को आगे ले जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। हमें अपने कल्चर को दूसरे देश तक कैसे पहुंचाना है, ट्रांसफर कैसे करना होता है, तो हम वहाँ उनको डेवलप करके दिखाएंगे, या हमें वहाँ की कल्चर पसंद आया तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर, इस तरीके के कल्चर ज़्यादा है क्योंकि हमें उस चीज़ को पसंद आ गई, तो हम अपना, अब हमारे कल्चर थोड़ी ना चेंज हुआ है, हमने बदल लिया, अपना पहनावा चेंज कर लिया। खान पीन में भी आजकल लोग चाइनीज फूड पसंद करते हैं, कोई वेस्टर्न खाना पसंद करता है, कोई पंजाबी खाना पसंद करता है, तो ये सब हमारे कल्चर में है, ठीक है। तो इनका कहना है कि सभ्यता को एक साधन के रूप में देखा जाता है, इसकी की मानदंड एक उपयोगिता होती है, यानी एक सभ्यता एक साधन के रूप में होती है, इसको पूरा इसका पूरा देखेंगे, जितने भी भारत में स्टेट उनका सबका हम कल्चर देखेंगे, तब हम दिखाएंगे कि यहाँ का हेरिटेज कैसा है, उसका एक मानदंड होता है, यानी रिटर्न तौर होता है। और जबकि संस्कृति में क्या होता है, इसमें कोई प्रकार का मानदंड नहीं होता है। सभ्यता की वस्तुओं को कुशलता के आधार पर मापा जा सकता है, जबकि संस्कृति को सांस्कृतिक वस्तुओं की अपेक्षा माप सकते हैं। यानी सभ्यता में हम वस्तुओं को देखेंगे, वहाँ पे हम रिसर्च करेंगे। अगर हम सभ्यता की बात करें, जैसे मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र क्या है हमारा, एक अलग सभ्यता हो गई इसकी, हड़प्पा सभ्यता, ये भी आपने अलग पढ़ी होगी, ठीक है। एक आती है आपकी वैदिक सभ्यता, ये भी अलग जाएगी, तो ये सभ्यता होगी। अब इन सभ्यताओं में हम, अब इसके हम पहलू को जांचते हैं, इसमें हमने इसको देखा, यहाँ के मकान देखे, ये जग देखी, यहाँ देखी, इनकी यहाँ पे हमने वस्तुओं को देखा, तो इसको मापदंड किया ना हमने, इसका मापा है ना, इसका भी हमने मापन किया है कि यहाँ के स्नारक कैसे थे, यहाँ के घड़े वगैरह कैसे बनाए गए थे। अब इसको हम संस्कृति से जोड़ सकते हैं। वैदिक सभ्यता में हमने देखा है कि यहाँ के रीति रिवाज अलग थे, बस संस्कृति में हमें कोई मापदंड की जरूरत नहीं है, वहाँ को बस देख सकते ही बता सकते हैं। आया समझ में सभ्यता और संस्कृति के बारे में? ठीक है, एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा आता है सभ्यता निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहती है, लेकिन संस्कृति नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि सभ्यता निरंतर बढ़ती रहती है। मान लो इसी सभ्यता को हम बढ़ाते चलते हैं तो लोग इसी को ही करते रहेंगे, इसकी जैसे इंडिया की सभ्यता अलग है, ठीक है। अब यहाँ ये सभ्यता तो बढ़ती ही रहेगी ना, ये खत्म थोड़ी ना होगी, भले उसमें थोड़े बहुत चेंज आएंगे, लेकिन ये बंद नहीं होगी, सभ्यता तो हमारी चलेगी। लेकिन संस्कृति को हम चेंज कर सकते हैं, संस्कृति को हम अपने पहनावे को छोड़कर आजकल हम विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। कल्चर यानी होता है संस्कृति, तो कल्चर हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन सभ्यता जो हमारी चली आ रही है वो चलती ही रहेगी। तीसरा आएगा सभ्यता बिना किसी प्रयास के संचालित होती रहती है, लेकिन संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। सभ्यता जिन वस्तुओं का समावेश होता है वे मानव जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, सरलता से एक दूसरे देश में ग्रहण की जा सकती है, साथ ही साथ वंशवानुगत भी होती है। और संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक प्रवृत्ति यानी होती है उसके अंदर की ग्रहण करने की क्षमता। सभ्यता का इनका कहना है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान गए, हमने वहाँ की सभ्यता देखी, ठीक है, हम देखते हैं कि अमेरिका की सभ्यता किस तरीके की है, वहाँ की चीन की सभ्यता कैसी है, ये हम सब देख लेते हैं। और लेकिन अगर हम कहें संस्कृति की बात करेंगे तो संस्कृति क्या होती है, हमारे अंदर की बात होती है, हम इनको किस तरीके से मानते हैं, हमें जब छोड़ना हम छोड़ देते हैं। तो इनका यही कहना है कि इसको ग्रहण करने के लिए पर्याप्त आंतरिक विकास की जरूरत नहीं होती। सभ्यता में जैसे हमारे रेडियो, टीवी आदि मनोरंजन के साधन किसी अवरोध के बिना मनोरंजन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन वस्तुओं से हम किसी चीज़ को परिचित करें, ठीक है। जो हम वस्तुओं का यूज कर रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं, लेकिन संस्कृति में ऐसा नहीं है। संस्कृति को हम कभी भी कैसे भी एक्सेप्ट करके उसको लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे आ जाएगा यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति के आपको पॉइंट समझ में आए, इसको आप अपने ऑनवर्ड्स में हेडिंग में भी लिख सकते हो जो आपको थी। अब हमारा आ जाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी नेशनल, हमारे भारत का राष्ट्रवाद कैसा है। जो हमारा भारत क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था, संघों का राज्य, और यही राज्य हमारा क्या बनता है, राष्ट्रवाद बनता है, नेशंस, यानी राज्य से ही तो हमारा नेशन बना, ठीक है।
तो राष्ट्रीयता असल में काव्याली और क्षेत्रीय की आंतरिक भावनाओं का विकास है। यह मानव मस्तिष्क की अचेतन प्रक्रिया का परिणाम है। यानी हमारी जो राष्ट्रवाद या राज्य है, इसमें निवास कौन करते हैं? ह्यूमंस। कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, रहते सभी हैं। उनके अंदर की चेतना, चेतना यानी क्या होते हैं? चेतन शक्ति या कल्पना या विकास। जो विकास की प्रवृत्ति होती है वो उसके कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो एक सेकंड में अपने मन में कई विचारों को देख सकता है और उनको पूरा करने के लिए प्रयास भी करता है। तो एक अब इन्हें क्या है कि अचेतन प्रक्रिया का परिणाम है। मनुष्य की मस्तिष्क की एक अचेतन प्रक्रिया है, मतलब उसका कोई वो नहीं है, वो कुछ भी सोच सकता है। चेतन यानी करना, सोचना, ठीक है। अब आम धारणा के विपरीत मनुष्य की भावना बिल्कुल अंधी नहीं होती। अक्सर इसके पीछे स्वार्थों की प्रवृत्ति है, यानी मनुष्य एक स्वार्थी होता है। ये सभी जानते हैं कि मनुष्य एक स्वार्थी है। अगर हम उसको एनिमल से कंपेयर करेंगे तो एनिमल में कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन एक स्वार्थी होता है। वो बिना काम के, वो बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता, चाहे वो कुछ भी करे। अगर वो खेती करेगा तो उसमें भी उसको प्रॉफिट दिखाई देगा, क्योंकि उसका उससे पेट भी भर रहा है। दूसरी बात, वो उसको सोचेगा मैं इसको यहाँ इसको सेल करूँगा तो इससे मैं धन उपार्जन करूँगा। और दूसरी बात, अगर वो कहीं भी वर्क करेगा तो ह्यूमन सोचेगा कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो पहले स्वार्थ की बात ही चलेगा, एक स्वार्थी होता है। लेकिन अगर हम इनको एक बार भोजन दे देते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। ये नहीं सोचते कि मैंने आज इसने खाना दिया तो मैं आगे नहीं करूँगा इनकी सेवा, या मैं इनको हेल्प नहीं करूँगा। एनिमल्स मेरे बिना स्वार्थ। तो इनका यही कहना है कि मनुष्य अक्सर कुछ काम के पीछे, चेतन के पीछे उसका एक स्वार्थ होता है। सतही तौर पर जो पागलपन दिखाई देता है वैसे किसी स्वार्थ से ही। अगर मनुष्य किसी काम के लिए पागल हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? स्वार्थ से। अगर उसके अंदर स्वार्थ की भावना खत्म हो जाएगी तो मनुष्य पागलपन की भी हद पार नहीं करेगा। कभी कभी देखते हैं मनुष्य एक काम को करने के लिए इतना पागल हो जाता है, ना उसे दिन दिखाई देता है, ना रात दिखाई, ना भोजन। वो कहता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा नहीं, लेकिन वो एक तरीके से उसके लिए पागल हो गया, तो उसको उसमें भी अपना एक स्वार्थ दिखाई देता है। अब बात करते हैं आगे की। यह आम जानकारी की बात करें कि राष्ट्र की बात राष्ट्रीयता के नाम से युद्ध का उन्माद पैदा करने में व्यापारिक वर्गों की भूमिका रहती है, जिनमें युद्ध के उपजे भाव में अपनी वस्तु को बढ़े चढ़कर बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की, हथियारों के उत्पाद से मुनाफा कमाने की लालसा है। इन्होंने बात की है राष्ट्र की, यानी हमारा जो नेशनल स्टेट है वो कैसा है? राज्यों से बना है, लेकिन राज्य चल रहा है। अब जैसे जो मनुष्य है वो राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है? कई लोग ऐसे होते हैं अपने औजार बनाए, अब इनको क्या करते हैं? सेल करते हैं। कुछ लोग तो भारत के मुनाफे के लिए सेल कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का क्या होता है, उसमें भ्रष्टाचार फैल गया, रिश्वतखोरी फैल गई, उन्होंने इसको दूसरे देश में बेच दिया लाभ के लिए कि हमें वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना है। तो यहाँ पे उसका स्वार्थ आया, उसने सिर्फ प्रॉफिट की बात देखी, ये नहीं देख रहा है कि वो जिसको भी सेल कर रहा है क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है। हो सकता है वो हमारे ही राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। जैसे जो युद्ध चलते रहते हैं, पाक भारत का युद्ध चलता रहता है, ठीक है, एक चीन भारत का युद्ध चलता रहता है, पहले जापान से ही चल, लेकिन इन दो का युद्ध ज़्यादा चलता है। तो और सबसे ज़्यादा हमारा पाकिस्तान, ये हमेशा युद्ध के लिए कर। तो ये जो औजार अगर जब खर्च करेगा तो ये भारत से लेता है, लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं? कभी कभी भ्रष्टाचार की आगोश में आके, अपने स्वार्थ की आगोश में जो औजारों का लेन देन अपने स्वार्थ के लिए बेच देते हैं, चाहे वो उसमें उसको मुनाफा हो और लालसा की भावना रहती है, ठीक है। मोटे तौर पर कबीला उस समूह को कहा जाता है जिसमें बोलचाल की भाषा एक तो सांस्कृतिक एकरूपता और एक वैधता वाले सामाजिक संगठन। जैसे इन्होंने बताया राष्ट्रवाद में राष्ट्र की बात हो गई, जिसमें हम राष्ट्रीयता के नाम पर करते हैं, यानी अपने राष्ट्र के, अपने भारत के जो भी काम कर रहे हैं वो हम दूसरे राष्ट्र में भेज रहे हैं। यहाँ का राष्ट्र एक भारत का हो गया, ये भी राष्ट्रवाद हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, अलग अलग नेशनल हो गई। अब दूसरी बात आ रही है, जैसे हमने कहा कबीला क्या हो गया, कबीले भी तो हमारे राष्ट्र में आएंगे, लेकिन उनकी संस्कृति अलग होगी, ठीक है, उनका हमारे जैसे नहीं होता है संस्कृति। कबीले लोग क्या होते हैं? जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, उनकी बोलचाल की भाषा भी अलग होगी, संस्कृति अलग होगी, वो एकजुट होकर रहते हैं। कबीले हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, एक कबीला पूरी यूनिटी बना के रहता है। तो कहीं कहीं कबीले का दायरा उस राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है जहाँ उनका निवास स्थल है। कबीले हमेशा क्या होते हैं? छोटे छोटे दायरों में निवास करते हैं। यहाँ एक छोटा कबीला होगा, यहाँ एक छोटा कबीला होगा, इनकी फिर यूनिटी होगी, ये हमेशा यूनिटी में ही काम करेंगे। यहाँ पे दूसरा कबीला रहता होगा, मतलब उनका डिस्टेंस उतना ही लेवल होता है। एक अगर हमने कहा एक गाँव की जमीन है उतने ही एकड़ की है, तो वहाँ पे एक ही कबीला रहता होगा, वो छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे मान लो
50-100 लोगों का एक कबीला हो गया, दूसरी जगह गए वहाँ पे जगह लगी ना तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग, लेकिन यूनिटी रहेगी इनकी और ये क्षेत्रों में बटे होते हैं। इनकी पॉलिटिक्स इकाइयाँ होती हैं, यानी राजनीतिक इकाइयाँ इनकी खुद की बनी होती हैं। ये जो इनके सरदार होते हैं कबीलों के, वो खुद राजनीति अपने रूल्स बनाते हैं और वो कबीलों वासियों को बताते हैं उनकी जनता को कि ये हमारे रूल्स तुम्हें फॉलो करने होंगे, इनके हमारे खुद के रूल्स नहीं मानना है। यहाँ तक अब ये सब हमारे लेकिन आएंगे किसमें, राष्ट्रवाद में आएंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है अगर राष्ट्रवाद को बोध करने के लिए हम सामान्य रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, इतिहास कुछ मौजूद होना जरूरी है। इसके लिए क्षेत्र और राजनीति इकाई के अनिवार्य है। हम जब अगर हमें किसी राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी लेंगे तो हम उसके इतिहास को पढ़ेंगे, उसकी राजनीति देखेंगे। जैसे हमने कहा कि पहले जमाने में जो राजा रहते थे वो कैसे रहते थे, उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ क्या थी, उनका राजनीतिक कैसा स्तर था, आर्थिक स्तर कैसा था। अगर हमने कहा सामाजिक स्तर बताओ तो तुम उनकी सोशल के बारे में बताओगे, समाज में कैसे रहते थे। मैंने कहा उनकी आर्थिक स्थिति बताओ तो तुम बताओगे इनमें इतना ऋण लेते थे, किसानों से ऐसा कर्ज लेते थे, उन्होंने इस तरीके की स्कीम निकाली है। हमने कहा राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी तो तुम बताओगे वहाँ के जो मंत्रिमंडल सही था, सैनिक व्यवस्था अच्छी होती थी, पैदल सेना के विकास की व्यवस्था होती, ये सब एक राजा की बताएंगे। तो ये सब उनको हम कैसे पता करेंगे, एक इतिहास से। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तभी तो आपको ये सब पता चलेगा, बिना इतिहास के आपको जानकारी मिल जाएगी। और इतिहास क्या होता है, एक ऐसा इतिहास उसके कहते हैं जिसमें हम पास्ट की जानकारी रखते हैं। दूसरी बात जिसमें हमारा विवरण रिटर्न होता है, या तो हम जाकर एक तो भ्रमण के द्वारा जाकर पता करेंगे, हम एक रिटर्न के द्वारा करेंगे और एक जो पुरातत्व अभिलेख होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, इनमें आप करेंगे। और दूसरी बात होती है जैसे अगर यूरोप के राष्ट्रों में जो राष्ट्र विकास के अग्रणी हैं, हम यूरोप का अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग राष्ट्रवाद होते हैं, ये नहीं कह सकते कि यूरोप अलग है तो वहाँ का राष्ट्रवाद अलग होगा, वहाँ के लोग अलग होंगे, वहाँ के संस्कृति भी अलग है। और हम अपने इंडिया की करेंगे तो हमारे इंडिया का राष्ट्रवाद अलग होगा। सब जगह के अलग अलग राष्ट्रवाद होते हैं। पश्चिम की आपने जैसे इतिहास में पढ़ा हुआ, यूरोप का, जर्मन का राष्ट्रवाद पढ़ा है। जब देश आज़ाद हो गया फिर आधुनिकरण का जमाना आया। ठीक है, आधुनिकरण के ज़माने में नई नई जो कंट्री थी वो डेवलप्ड हुई। इटली का आया, जर्मनी का आया, चीन का आया, इन सब का उदयकरण हुआ था। इन्होंने अपने अपने हस्तक्षेप रखे, तो इनके अलग अलग हम राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रवाद में, तो काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो इसमें मैं नए नए वर्गों का उदय बता देती हूँ। जैसे राष्ट्रवाद का जब अर्थवर्ग क्या कहते हैं, जैसे जिस समय अंग्रेज यहाँ आए उस समय भारत राष्ट्र नहीं था, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत का राष्ट्रवाद नहीं था, क्योंकि उस समय सिर्फ अंग्रेजों का ही शासन चलता था और अंग्रेजों की अपनी अपनी रूल्स थे। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रवाद आधुनिक युग वाली प्रवृत्तियों की वजह भारतीय समाज में उत्पन्न विकसित तथा वस्तुनिष्ठ कारणों की प्रतिक्रिया है। यानी ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें आलोचक तत्व रखे। जब राष्ट्रवाद का उदय धीरे धीरे शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने इसमें कई आलोचना बताई और उन्होंने उन तत्वों को मानने से इनकार किया। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, स्वतंत्रता की बात होने लगी। अब देश स्वतंत्र हो गया, फिर अंग्रेज कंपनी चली गई, हमने फिर अब भारत को बनाने की शुरू किया। अब भारत में राष्ट्रवाद कब बनेगा, जब हम भारत में नई नई पॉलिसी लाएंगे, स्कीम लाते, नीतियां लाते। तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अगर मैं 1947 की बात करती हूँ तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नहीं इंदिरा गांधी तो थी 1962 के टाइम, 62-63 के टाइम तो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि उस टाइम जब ये भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय सूखा पड़ गया था, क्योंकि युद्ध हुआ बहुत चीज़ें, तो उस टाइम थी। हम तो 47 की बात कर रहे हैं। कहाँ से मनमोहन आ जाएंगे, मनमोहन तो बीच में, हाँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब भारत किसी के बंधन में नहीं है। तो उस टाइम फिर इन्होंने राष्ट्रवाद बनाने की, अब उन्होंने कहा है भारत का हमें विस्तार करना है, इसकी विविधता को भी देखना है। तो इसकी वजह उन्होंने क्या करा है, एक भारत को राष्ट्रवाद बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई। और उस समय भारत का ब्रिटिश शासन भी चल रहा था। अब चूंकि बाबर हमारे पीएम कौन थे, जवाहरलाल, ठीक है, ये हमारे थे पीएम। तो इन्होंने क्या करा, हमने भारत में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म में बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, इसमें कई तरीके की भाषा होती है, एक भाषा तो बोली नहीं जाती, कई भाषा होती है। हिंदी ही भी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीय भाषा हो गई। अभी हिंदी दिवस मनाया था, आप लोग नहीं आए थे, कब मनाया था, जरा इसको एक्सप्लेन करो।
हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताओ? हिंदी बोलते हो, हिंदी दिवस नहीं पता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, ये कब होता है? और एक होता है हमारा विश्व हिंदी दिवस, एक वो तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो ये हो गया। तो ये होता है हमारा 8 अभी सितंबर में भी मनाया गया था, ठीक है। और ये मनाया था 14 सितंबर अभी हिंदी दिवस। इसको हमने 1949 में लागू कर दिया था और ये हमारी राष्ट्रीय भाषा चली गई। तब इन्होंने क्या कहा, तब हिंदी दिवस ही हो गया। अब चूंकि बात करते हैं हमारे भारत में कई भाषाएं हैं, एक तो सबसे ज़्यादा हिंदी हमारे भारत की है तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर हम करें विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में, पूरे हम विश्व की बात कर रहे हैं। हिंदी बोलती है, इंग्लिश नहीं, चीन। सेकंड नंबर पे इंग्लिश आती है और थर्ड नंबर पे हिंदी आती है, ठीक है, क्योंकि हिंदी हर कोई नहीं बोलता है। आप साउथ स्टेट जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी का है ही नहीं, तेलुगु और तमिल अलग अलग स्टेट की होती है। गुजरात साइड जाएंगे तो यहाँ पे गुजराती होगी, यहाँ साइड जाएंगे तो यहाँ पे पूर्वी साइड की भाषा अलग है, यहाँ पे पहाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जम्मू साइड उर्दू भाषा का चलन है और हमारे यूपी में तो ये ये तो बोलियाँ अलग होती है, बोलियाँ तो बात होती है भाषा में बटी रहती है, तो इनका अलग अलग होता है। तो अब ये बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की पृष्ठभूमि की विशेषता यह है कि खास तौर पर हिंदू समाज और सामंत सारा भारतीय समाज खंडित और विभाजित रहा। भारतीय राष्ट्रवाद का दिलचस्प पहलू यह है कि इसका जन्म राजनीतिक पराधीनता के विरोध हुआ। चूंकि भारत हिंदू समाज है, यहाँ पे कई तरीके की पूजाएं होती हैं, अलग अलग तरीके के भगवान, इन सबको एक लेके चलते हैं, इसलिए भारत एक राष्ट्रवाद है। और यहाँ पे राजनीतिक पहलू भी अलग देखने को मिलता है। हमारा संविधान अलग है, अदर स्टेट की है, अगर हम अदर कंट्री की बात करेंगे तो हमारा संविधान अलग है। यहाँ पे जनता के शासन के लिए बनाया गया शासन होता है, यानी यहाँ पे क्या चलती है? डेमोक्रेसी चलती है, यानी ऐसा शासन जो जनता के हित के लिए होता है, यानी जनता द्वारा जनता के लिए बनाया हुआ शासन। तो यहाँ का जो राजनीतिक पराधीनता है वो भी एक राष्ट्रवाद बनाती है। अब इसमें नए नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे अगर हम देखें तो जमीन के मालिक जमींदार, जिनका एक हिस्सा शहरों में भी होता था। हमारे राष्ट्रवाद में जमींदार की बात जरूर होती है, जो जमींदार होता है उसके पास जमीन ज़्यादा होती है, जिसका एक हिस्सा वो अपने शहरों में भी रखते हैं क्योंकि वहाँ परचेज कर देते हैं। दूसरा आता है इन जमींदारों की लगान पर जमीन लेकर काम करने वाले काश्तकार। इन जैसे इन्होंने बताया नवीन सामाजिक कल्याण और वर्गों का उदय। जब देश आजाद हुआ, ठीक है, अब हम राजा की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा देश आजाद हो गया, हमारे पास किसी का शासन नहीं है, तो इसमें नए नए वर्गों का उदय हुआ। पहले क्या होता था कि राजा के हाथ में जमीन रहती थी, जो राजा का जो आर्थिक क्षेत्र होता था, जो भी इसमें काम करते थे मजदूर वगैरह, अब उन्होंने गरीब लिए तो जो जमींदार होता था, ठीक है। रहतवाड़ी व्यवस्था आई थी, एक रहतवाड़ी व्यवस्था होती थी जिसमें एक जमींदार होगा, वो जिसकी प्रॉपर्टी 5 साल तक उसके हाथ में रहेगी जब तक वो उसकी लगान नहीं चुकाना, ठीक है। ये लगान का काम होता था। और पहले ऐसा भी चलता था, हमें अपने जमीन का आधे से लगान का हिस्सा देना होता था। किसको? ब्रिटिश को भी देना होता था और जमींदार को भी। अगर हम लगान नहीं चुका पाते हैं, लगान यानी कर, एक तरीके से टैक्स बोलते हैं, अगर हमने टैक्स नहीं चुकाया तो हमारी लगान का हम फिर डिसीजन करते हैं कि हमारा आधा हिस्सा तुम ले लोगे। धीरे धीरे नहीं चुका तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी इनके पास चली जाती थी। कुछ जमींदार चालू होते थे जो हमें धोखाधड़ी के हिसाब से, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो उनके जमींदार के शिकार हो जाते थे, उनका शोषण भी होता था। तो एक आपने लगान मूवीज का नाम सुना होगा, काफ़ी टाइम पहले बनी थी, 1990 की बात है। उसमें क्या होता था, अंग्रेज जो लगान लेते थे हिंदुओं से, मतलब अपने ग्रामीण से, तो इन लोगों ने कहा था क्या करते थे, वो उनका एक जैसे लगान तो 3 साल तक जो अंग्रेज हैं वो 3 साल तक इन्हीं किसानों से फसल लेते थे, जैसे खसा करने तो फसल लेते रहेंगे, खवाएंगे पिवाएंगे, वहीं पे उनकी जमीन पर रह के उनका ही खाना खाएंगे, उनसे ही शोषण। तो यहाँ से एक गरीब किसान का शोषण हो रहा है। तब फिर वो फिल्म में बताया था कि आपको मैच खेलना होगा, एक उनका फिर वो हुआ था कि अगर आप मैच में हरा दोगे हम 3, 4 या 5 साल के लिए ये जगह छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि फिर तो किसानों को देने ही नहीं लगा, तो इस हिसाब से वो यहाँ जीत जाते थे। यही पहले
अब जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश के कुछ नियम रूल्स रह गए थे, जिस प्रकार भारतीय समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि उनके रूल्स तो रह गए ना। अब अचानक तो चले गए, जो अधिकारी बने थे वो अंग्रेजी ने तो अपने प्लान बना दिए थे, वही तो अभी चल रहे हैं। जब अंग्रेज चले गए, ब्रिटिश चला गया शासन, लेकिन उसकी जो प्लानिंग चल रही थी वो तो फिर जो अधिकारी बैठे हैं जो इंडिया के, वो तो उनको ही करते रहेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि नए मालिक बनेंगे, जमीन के नए मालिक जमींदार होते थे। अब जो जमीन के मालिक हैं उनका एक हिस्सा शहरों में रहता था, और इन जमींदारों से लगान पर जमीन लेकर काम करने वाले काश्तकार होते थे। यानी कि जो जमींदार हैं और जो जमीन पर लगान ले रहे हैं उनकी काश्तकार यानी वहाँ पे काम करने वाले लेबर मान लो। जमीन के मालिक धनी, मध्य और गरीब किसान भी होते थे। यानी जो जमीन का मालिक वो गरीब भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है और एक किसान भी हो सकता है। किसान के पास भी जमीन होती है, सिंपल सी बात है, वो भी एक मालिक है, चाहे फिर वो उसके पास आधा हिस्सा हो या छोटा हिस्सा हो, वो उसका मालिक होगा। खेती और मजदूर होते थे, आधुनिक व्यापारी, आधुनिक सूबेदार भी होते थे। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, व्यवसाय होगा। इंडस्ट्रीज खड़े खड़े तो कुछ कर नहीं लेगी, उसमें हम व्यवसाय बनाएंगे। हम कोई सा भी व्यवसाय ओपन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रीज में अगर हम व्यवसाय बनाएंगे तो हमें पूंजी भी लगानी होगी। हम बिना पूंजी के इंडस्ट्री तो खड़ी कर ही नहीं सकते। हमने इंडस्ट्रीज बनाई, अब उसमें हम क्या करेंगे, पूंजी भी तो लगाएंगे। ठीक है, पूंजी लगाएंगे और इसमें हम व्यवसाय भी बनाएंगे। क्या व्यवसाय बनाना है हमें, क्या व्यवसाय खोलना है, और व्यवसाय से फिर हम क्या करेंगे, श्रमिक बल भी लगाएंगे। अब यहाँ पे लेबर भी तो रखेंगे, क्योंकि हम बिना लेबर के तो करेंगे नहीं। छोटे छोटे व्यापारी भी होते थे, दुकानदार भी हो गए, कारीगर, डॉक्टर, वकील, ये सब हमारे क्या होंगे। अब जो कारीगर हुआ, डॉक्टर हुआ और जो हमारे अध्यापक हुए, वकील हुए, मैनेजर क्लर्क हुए, सब कैसे होंगे, अंग्रेजों के पास नया जो बनाना सामाजिक वर्ग, इसी में तो आएंगे। क्योंकि अब हम नया समाज का होगा, पहले तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना, पहले कुछ समाज का वर्ग हुआ। अब जैसे ही ब्रिटिश शासन चला गया तो एक नए समाज वर्ग का उदय हुआ, जिसमें आपके टीचर्स आए, वकील आए, डॉक्टर आए, क्लर्क आए, बुद्धिजीवी लोग आएंगे, वृद्धजीवी लोग आएंगे। ये सब मध्यम कैटेगरी में रखे गए थे। उच्च कैटेगरी में कौन होते थे, जिनका जमीन ज्यादा होती थी और अपनी जमीन कैसे शहरों में भी रखते थे, वो उच्च कैटेगरी में आते थे। तो ये सब हमारे नवीन सामाजिक वर्ग में डेवलप हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हो गया बदली हुई आर्थिक संरचना। अब हमने जब इन चीजों को डेवलप किया है सामाजिक वर्ग में, तो सीधी बात है हमारी इकोनॉमिक तो चेंज होगी ना, क्योंकि सेक्टर खुल गए। एजुकेशन सेक्टर हो गया हमारे पास, और हमने एक सेक्टरों को विभाजित कर दिया। हमने एजुकेशन सेक्टर बना दिया, हेल्थ सेक्टर बना दिया, ठीक है, लॉ सेक्टर बना दिया, हमने पुलिस सेक्टर बना दिया जिसमें कानून का वो चलेगा। तो ये हमने अलग अलग सेक्टर डिवाइडेशन कर दिए। तो उस हिसाब से क्या होगा, ग्रोइंग होगी, मनी भी आएगी, लोगों का विकास भी होगा, लोगों की मेंटलिटी भी डेवलप करेगी। तो ये हमारी आर्थिक संरचना डेवलप हो गई। उसके बाद आएगी अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी उद्योग धंधों का विनाश। अब अंग्रेज थे, उन्होंने अपने अपने धंधे स्थापित किए थे। हमारा चूंकि नया समाज वर्ग का उदय हो रहा है, तो यहाँ पे अब लोग अपनी अपनी इंडस्ट्रीज खोलेंगे। अब हम अंग्रेजों के जो अंग्रेजों की जो थी स्वदेशी धंधे थे उनको हम हटाएंगे। जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेजों के कपड़े हमें मतलब विदेशी कपड़े छोड़ के स्वदेशी कपड़े अपनाने, खुद के बने हुए कपड़े अपनाने हैं। तो उन्होंने ये अब यहाँ पे हमने उनको डेवलप किया है। हमने उन चीज़ों को छोड़ के उनका विनाश करना है अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के स्वदेशी उद्योग धंधों को हमें हटा के खुद का अपना करना। सामाजिक नई व्यवस्था बनेगी। अब अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में स्वार्थों की पूर्ति के लिए तरह तरह की नीतियां बनाई, नए नए वर्गों के उदय करे। लेकिन जैसे ग्रामीण भारत में जमीन, उनकी जमीन पर काम करने वाले काश्तकार, किसान जो जमीन के स्वामी थे, वो सब उन पर अधिकार अंग्रेजों का था। लेकिन अब जब ये चले गए, नए समाज का होगा, तो अब इसमें अधिकार किसका होगा, इंडिया के लोगों का ही होगा। जो भारत में रह रहे हैं जमींदार हो, वो उनके ही अधिकार में आएंगे। पहले ब्रिटिश शासन के अधिकार में रहते थे। भले ही जमीन हमारी है, हमसे ऊपर हमारा जमींदार है, ये जमीन हमारी है, हमसे ऊपर वाला जमींदार है, तो लेकिन हमसे ऊपर कौन बैठा है, अंग्रेज, हमें उसको भी देना होगा। पर अब यहाँ से अंग्रेज यहाँ से चले गए, अब हमारे अधिकार हम लोगों के क्षेत्र में आ गए। ठीक है, यातायात के नवीन साधनों का प्रवचन हुआ, यातायात के साधनों में ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ। ये सब ब्रिटिश शासन से शुरू हुआ। रेल का निर्माण हुआ, ये सब हुआ, और यांत्रिक चीजें खुलने लगी, जैसे कंप्यूटर का विकास, फोन का विकास, लाइट का विकास, ये सब कैसे हुआ, ब्रिटिश शासन से ही चला आ रहा है। तो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक हितों की पूर्ति के लिए, अब जब अंग्रेज अब आए थे तो वो एक व्यापारी की स्थिति में आए थे। वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे एक मतलब यहाँ के अधिकार करेंगे, गुलाम बनाएंगे। उनका पहले
क्योंकि भारत में कई कई कहते हैं ब्रिटिश शासन आता है, लेकिन पहले आते थे पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने भारत पर अधिकार नहीं किया। पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वो सिर्फ भारत की खोज में आया था 1498, याद करा करो। सबसे पहले वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, उसने भारत की खोज की। उसका काम था कि हमने भारत की खोज कर ली। फिर पुर्तगाली के बाद डच आए। डच का भी व्यवसाय करना था, उन्होंने कहा था हम यहाँ से माल ले जाएंगे, क्योंकि हमारा भारत एक धनी देश था, काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे पैदावार ज़्यादा थी, क्योंकि खेती किसी का ही अध्ययन था, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, सब लोग खेती करते थे। उन्नत से यहाँ से सामान कहीं जाएगा ही नहीं, तो यही भरा पड़ा रहेगा, तो लोगों के पास काफ़ी संपन्न था। तो इनका पुर्तगाली हुआ, डच आए, और फिर जब जो अंग्रेज आते हैं उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ यहाँ पे अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने व्यापार तो किया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्ष हमें इतिहास से इसलिए ले जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें इतिहास से जब इंक्लूड होगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ से तो 1400 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अधिकार नहीं किया था। हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1600 में तो आई थी, ठीक है। महारानी विक्टोरिया, थोड़ा रिमाइंडर है हमारे। तो जब ये 1600 में आई महारानी विक्टोरिया उस टाइम थी, तो इनका काम था कि सिर्फ हम व्यापार करेंगे, लेकिन जब इनकी जो आगे की जनरेशन होती थी, क्योंकि एक दूसरे की बातें होती, तो इन्होंने फिर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। जब फिर क्रांतियाँ शुरू हुई 1600 से 1700 तक, तो ये व्यवसाय के लिए गए। फिर जब इनके शासन ज़्यादा बढ़ते गए तो 1857 की क्रांति हुई, पढ़ी कुछ आया, मेरठ से मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट हुई थी। फिर झांसी की रानी ने इसको कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद 1900 में लड़ाई, फिर ये जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। फिर लोग लड़ते रहे। तो फिर उसके बाद अगर 1857 की क्रांति में कई लोगों ने पार्टिसिपेट किए, ठीक है, सभी आइडियंस में ताकत टोपे थे, मंगल पांडे थे सब। लेकिन उस टाइम क्या था, इनकी पकड़ कच्ची थी। जो इंडिया के, जो हमारे भारतवासी थे, जो हमारे राजा थे, कुछ यहाँ पे क्या करते थे राजा लोग, एक दूसरे की बात में आके तो यहाँ पे इसलिए नहीं जीत पाए। लेकिन फिर धीरे धीरे जो नए लोग आते गए, उन्होंने देखा कि अब ज़्यादा ही हमसे नील की खेती करवाई जाती थी और हमें कलरफुल कपड़े नहीं मिलते थे। जब हमारे टाइम, जब अंग्रेज उस समय नील की खेती कराते थे, यानी हम सिर्फ वाइट कपड़े ही पहनते थे और वो कलर वाले कपड़े पहनते थे। तो हमारे यहाँ पे जो नील की खेती होती थी वो एक्सपोर्ट होती थी, तो हमसे हमारे यहाँ पे जो कलर बनाया वो उन्होंने बेचा। दूसरी बात, नमक हमें मिलता नहीं था। हमारे यहाँ पे नमक बन रहा है, समुद्र से नमक हो रहा है, नमक हमें नहीं मिल रहा, बिना नमक का खाना खाते थे। तो इसलिए तो ये आंदोलन कि हमारे ही भारत में रह के हमारी ही चीज़ें खा रहे हो, हमारी कंट्री में रह के हमें ही नहीं मिल रहा है। तो हमें इसके लिए फिर लोगों को जागरूक किया गया, उनके अंदर चेतना जगाई गई, देश के लिए लड़ो। तो इस तरीके से फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब चूंकि बात होती है, अब अंग्रेजों ने जब व्यापार किया तो उस टाइम लाइनें नहीं थी, रेल यातायात साधन नहीं थे, कोई नहीं था, लोग पैदल ही जाते थे कि उनके पास कुछ साधन नहीं थे। तो अंग्रेजों ने अपने मुनाफे के लिए कुछ विकास कर गए इंडिया में, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट करना होता था, तो उन्होंने नवीन साधनों का विकास किया। तो भारत में आगमन की आधुनिक साधनों की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ने की थी, उन्होंने ही तो किया है। इन साधनों के बिना अंग्रेजी शासन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और यातायात के नवीन साधनों की स्थापना अंग्रेजों के भारत का राष्ट्रीय विकास कर रहे हैं। तो राष्ट्र का विकास कैसे हो रहा है? वो तो ब्रिटिश शासन से ही रहा है। अगर ब्रिटिश शासन नहीं आती तो हम चीज़ों को शायद ही डेवलप नहीं कर पाते। नई सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी? अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे ग्रामीण भारत में जमींदार, जमीन पर काम करने वाले काश्तकार, किसान से जो जमीन के स्वामी थे, मजदूर थे। अब भारत में जब व्यापार तो हो रहा है तो उद्योगपति तो आएंगे ना। उद्योगपति ने देख लिया कि हाँ, हम ये अगर उद्योग लगाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं और इसमें इतनी पूंजी लगा के इतना करेंगे, उसने जब देख लिया कि अंग्रेज जब इतना कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते, तो हमारी फैक्ट्री है। तो ये सीखा किससे? उन्होंने ब्रिटिश शासन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सामाजिक संरचना बनी। अब जब उद्योगपति आएंगे, पूंजी लगा रहे हैं, तो उससे आएगा क्या? हमारे हाथ में क्या आएगी? पूंजी तो आएगी। हम पूंजी लगा के पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। थोड़ी पूंजी लगाई, हमने ज़्यादा धन इकट्ठा किया, फिर थोड़ी पूंजी लगाई, फिर ज़्यादा। अब हमारे मन में एक स्वार्थ आ गया कि हमें और ज़्यादा मिल रहा है, और ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने किससे सीखा? ये अंग्रेजों से। आर्थिक संरचना का विकास हुआ इससे, और एक सामाजिक संरचना बनी आया। तो यही राष्ट्रवाद में ही आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जब यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, अभी हमने 3 चीजें सीख ली अंग्रेजों से। जैसे राष्ट्रवाद का अर्थ हमने क्लियर कर दिया, मेन आती है जिससे ब्रिटिशवाद आया। तो हमने एक तो आर्थिक संरचना चेंज हुई हमारी, क्योंकि ये भी तो चेंज हो गया। पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम सिर्फ खाते पीते थे बस। अब
सामाजिक संरचना चेंज हुई, आर्थिक से सामाजिक भी विसंगति है। उसके बाद यहाँ क्या डेवलप होगा, हमने अंग्रेजों के स्वदेशी क्या विनाश किया, उद्योग धंधों जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए थे, स्वदेशी उद्योग धंधों का विनाश। उसके बाद क्या आएगा, नवीन सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि अब हमने जब चीजें डेवलप कर ली तो हम नवीन सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। अब हम सोचते हैं नया समाज की व्यवस्था हो, जिसमें हमने अलग अलग कारीगर उद्योगपति लगा दिए, हमने इंडस्ट्रीज ओपन कर ली। यहाँ पे हमारे यातायात के साधन आ गए, अब हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, माल एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो अंग्रेजों ने हमारे रास्ते खोले थे, अब उनसे हम भी तो अपना फायदा ही ले रहे हैं। ये कौन कर गया था, सब ब्रिटिश। अंग्रेजी शिक्षा कहाँ से मिली, इंग्लिश कहाँ से आई, अंग्रेजों से तो मिली है। अंग्रेजी थी क्या हमारे पास, इंडिया के लोग हिंदी नहीं पढ़ने जानते तो अंग्रेजी कहाँ से, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का भी योगदान दिया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हमारे यातायात साधन हुए, और यहाँ पे आ जाएंगे हम अंग्रेजी शिक्षा। मैं भी इसकी बुक्स की फोटो निकाल लेना, तो वैसे आपके पास सीरीज है, फोटो निकालना तो निकाल लेना, इससे पॉइंट्स नोट्स में लिख लेना। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा आ गई। अब इसमें क्या होगा, अंग्रेज किस धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म तो मानेंगे नहीं, कौन सा धर्म मानते थे, ईसाई। तो अंग्रेज गए तो अब ये क्या कर रहे हैं, ईसाई धर्म का भी तो उन्होंने डेवलप चेंजेस भी तो किए थे, जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट तो कराया। अब यहाँ पे ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सब हमारे किससे चले आ रहे हैं, ब्रिटिश से चले आ रहे हैं, और नई समाज का उदय। अब यहाँ पे क्या हो गया, हिंदू अपने अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में स्वार्थी के लिए अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिए नई नीति अपनाई। यहाँ पे उन्होंने यातायात के साधन भी कर लिया, अंग्रेजी शिक्षा भी फैला दी लोगों में। अब इन्होंने क्या करा, ईसाई धर्म है उसका प्रभाव डाला, यानी लोगों को चेंज कराया। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हो, ठीक है, जब अंग्रेज थे तब राजा राम मोहन राय है 1825 की बात करें, उस टाइम अभी जानते नहीं, उस टाइम क्या क्या था, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, ठीक है, ये सती प्रथा था। तो अंग्रेजों ने इसके खिलाफ तो आवाज उठाई ना, ऐसा नहीं है कि वो खराब थे, लेकिन कुछ चीजों में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा भारत को एक नए राष्ट्रवाद में चेंज किया। तो इन्होंने पुरानी रीति रिवाजों पर भी तो खिलाफ उठाई, उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी तो जोर दिया कि महिलाएं शिक्षित हो, शिक्षा का जरूरी, शिक्षा पर उन्होंने काफी ध्यान दिया, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे होते थे। जब वो इतने पढ़े लिखे तभी तो 200 साल तक शासन कर गए। दूसरी बात, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया कि नहीं, अगर उसका हस्बैंड खत्म हो रहा है तो हम फीमेल को क्यों जलाएंगे, उसकी क्या गलती है, तो उस पर रोक लगाई। राजा राम मोहन राय ने भी, उस टाइम राजा राम मोहन राय थे 1825 में, तो उन्होंने भी इसमें भी सहयोग दिया। सती प्रथा का अंत किया। विधवा पुनर्विवाह, यानी किसी का अगर हस्बैंड हो तो वो दोबारा विवाह कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती है, उसी में ही ना रहे। बाल विवाह, पहले बच्चों के गोद में ही विवाह हो जाते थे, 8-8 साल में विवाह हो जाते थे। अब बच्चे इतने डेवलप भी नहीं है और उससे फिर जल्दी विधवा भी हो जाती है, क्योंकि पता नहीं उसका हस्बैंड का व्यवस्था, तो वो बच्ची 12 साल में ही विधवा हो गई। अब ये कोई एज अभी तो खेलने की है, अब वो विधवा हो गई, तो बाल विवाह पर रोक लगाई। 18 वर्ष उसको क्लियर किया, पहले 15 वर्ष, उसके बाद 18 वर्ष क्लियर कर दिया, अब 21 वर्ष हो गया। तो ये सब हमारे किससे हुए, ईसाई धर्म का प्रसार भी आया और सुधार आंदोलन, यानी भारत में जो राष्ट्रवाद में पुरानी नीतियां चली थी उनमें भी तो सुधार हुए। तो 1825 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसके कौन थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, अभी तो नाम बताया था, राजा राम मोहन राय। और इसके बाद प्रार्थना समाज, कृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना हुई। तो ये सब क्या कर रहे थे, ईसाई धर्मों के, इन्होंने क्या करा, जो ईसाई धर्म का फैल रहा था अंग्रेजों ने फैलाना, तो इन सबको रोकने के लिए इन समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये सब आए थे, परमहंस आए थे, इनके राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती आए थे, उन्होंने अपने समाज की करी कि हमें ईसाई धर्म को छोड़ना है, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पे और वो अपने धर्म का काफी प्रचार कर रहे थे, लोगों को जबरदस्ती ईसाइयों में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इन सबको रोकने के लिए लोगों ने अपने अपने समाज की स्थापना की और ईसाइयों की जो भारत पर आक्रमण, उनका जो प्रचार हो रहा है उनको रोकने के लिए रक्षा की। ठीक है, इसलिए हिंदू धर्म की बुराइयों की आलोचना कर हिंदू धर्म की अच्छाइयों से भारतीयों को अवगत कराया। तो अब जब अंग्रेज थे तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, तुम्हारे हिंदू धर्म में ये सब होता है, हमारे धर्म को अपनाओ।
लेकिन अब जो हमारे यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी भी तो रह रहे थे, राजा राम मोहन राय, गलवानी सरस्वती हैं और भी थे जो कि हमारी इन्हीं रिसेंट थी, इन्होंने अलग अलग मिशन चलाए। तो इन्होंने बताया लोगों को कि नहीं, हम ईसाई धर्म क्यों करें, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें अपने भारतीय कल्चर को याद करना चाहिए, उसको समझ उनको अवगत कराइए। जब आप खुद पढ़े होंगे तभी तो आप लोगों को समझाएंगे, एक्सप्लेन तो तभी कर सकते हैं आप अपने विचारों को कैसे करेंगे जब खुद आप डेवलप हैं, वरना आप अपने दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, अपने थॉट्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इन सबको उन्होंने अपने धर्म के प्रति लगाव बताया और ईसाई धर्म के प्रति घृणा पैदा करना करा। ये सब हमारे नए राष्ट्रवाद का जन्म यहाँ पर हुआ। फिर सुधार आंदोलन हुए, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था। अब अंग्रेजों के समय प्रशासनिक व्यवस्था अलग थी, जैसे ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था चेंज हुई। इसके बाद नई नई घटनाएं हैं, बाकी की जो मैंने भी बताई थी 1857 की क्रांति, ये में एक ही पेज रह गई, ये चैप्टर आपका खत्म। अब इसमें क्या हुआ, नवीन संस्थाएं बनी तो नई नई घटनाओं का जन्म होगा। कुछ कुछ जैसे इंडस्ट्रीज आएंगी, संस्थाएं आएंगी, संस्था यानी जैसे एनजीओ हो जाता है, सामाजिक संस्था होती है। जब ये संस्थाएं आएंगी तो इनमें विभिन्न घटनाओं का प्रभाव भी होगा। जैसे अगर हम देखें 1838 में भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से दी गई, यानी अब नए समाज की गणना हो रही है, नया समाज आता जा रहा है, तो अब नई नई संस्थाएं बनती है। ठीक है, तो ये संस्थाएं अलग अलग जगह डेवलप हुई, जैसे 1868 की यहाँ पे बनी, उसके बाद 1850 में डायरेक्ट सेंसन लिख रही हूँ, और उसके बाद बताती जाऊंगी कौन सी कब बनी। 1857, 1866, 70, 76, 84। ठीक, जैसे अब सबसे पहले हम इस टाइम की बात करें तो अभी हमारा देश यहाँ आजाद है क्या, अभी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर्स की सोसाइटी बनी। सोसाइटी यानी होती है संस्था, एनजीओ टाइप। दूसरी बात आती है यहाँ पर, अभी भी हमारा जमींदार के इतिहास में ब्रिटिश शासन का ही चल रहा है, तो यहाँ पर हमारी आई है राजनीति के लिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक। अब ये ब्रिटिश का ही नाम चल रहा है क्योंकि अभी हमारा देश आजाद नहीं है, तो ब्रिटिश एसोसिएशन नामक संस्था। तीसरी आएगी 1843 में बंगाल ब्रिटिश, ये आपने इतिहास में पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे। बंगाल ब्रिटिश संस्था एक अलग अलग जगह की, मद्रास में मद्रास की संस्था हो जाएगी। 1857 में हमारी आजादी, शिक्षा का प्रसार प्रसार बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे अब कई क्रांतिकारी आ गए थे, झांसी की रानी भी आई थी इस टाइम। तो मंगल पांडे भी थे जो कहाँ पे काम करते थे, मेरठ में, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए थे, श्रमिक वर्ग में थे। फिर उसके बाद 1866 में दादाभाई नौरोजी, अगर नाम सुना है, दादाभाई नौरोजी ने भारतीय संगठन के अलावा कुछ नए परिवर्तन किए और लोगों में ब्रिटिश जनमत को लेकर एक भावना पैदा की कि हम लंदन से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ईस्ट इंडिया जो आती है। ठीक है, 1870 में नेता रानाडे आए, रानाडे का नाम सुना है, कुछ कुछ अभी तुमने क्रांतिकारी के साथ नाम नहीं सुने क्योंकि काफी क्रांतिकारी आते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड लिटन वायसराय आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और लॉर्ड कर्जन आया है। लॉर्ड कर्जन का नाम सुना है, डलहौजी, डलहौजी इसलिए क्योंकि वो 1815 के समय था, हड़प नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्होंने लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे, इन्होंने सबसे पहले लोक संघ सेवा आयोग जो पेपर चलता है टीएससी का, उसके टाइम शुरू हुआ था। तो ये जो जनरल होते थे, जनरल क्यों रखे जाते थे, जैसे लॉर्ड कर्जन, इनमें क्या होता था, सन 1773 की बात है, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो उस समय क्या आया था कि 5 साल के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त होगा। जब अभी इंडिया कंपनी, अभी क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी चल रही थी, तो यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग रखी गई थी, 5 साल तक एक गवर्नर जनरल होगा और वो अपनी नीति बनाएगा, अपने नियम बनाएगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से नहीं, तो ये 5 साल के लिए अलग अलग जो लॉर्ड होते थे उनको लॉर्ड यानी भगवान बोलेंगे क्योंकि ये गवर्नर है, ये उनके ब्रिटिश को चला रहे हैं। तो ये गवर्नर जनरल सिलेक्ट होते थे। फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते गए, तो अलग अलग लॉर्ड आते हैं, तो लॉर्ड कर्जन आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, लॉर्ड वायसराय आए, ये सब अलग अलग आते हैं नाम, इनके नाम नहीं। ठीक है, जैसे लॉर्ड लिटन आए, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में भारतीय अत्याचारों पर अत्याचार किए और भारतीयों का शोषण किया। किसने, लॉर्ड लिटन वायसराय। ये कब आया था, 1870। 76 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक शक्तिशाली राजनीतिक संस्था की जिसे सिविल सर्विस सेवा का भी नाम दिया, जो कि हमारा यूपीपीएससी बोलते हैं जिसे हम सिविल सेवा। इसमें क्या होता था,
उन्हीं लोगों को पेपर देना होता है, तो जो एक हायर एजुकेशन करे रहते थे। हर कोई इसमें एग्जाम नहीं दे सकता, तो उसमें वो लोग सिलेक्ट होते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1884 में मद्रास महाविभाजन हुआ। और यहाँ पे आएंगे 85, अभी मैंने इसमें 85 नहीं राइट किया, सॉरी। और उसके बाद आता है आपका 1919 में जलियांवाला हत्याकांड आया था, मैंने भी बताया। 1920 में असहयोग आंदोलन। तो ये सब हमारे संस्था 38 से शुरू हुई। ये एनजीओ तो चली, मतलब एक संस्था ही तो, सोसाइटी तो बनाई नहीं कि हमने गांधी जी के फिर आंदोलन शुरू हुए थे 1919 का जो जलियांवाला बाग हुआ था, वो उसमें क्या हुआ था, इसको तो पढ़ा होगा, ये तो काफी पढ़ा होगा, सुना भी है। हाँ, इसमें क्या हुआ था? अच्छा, इसमें गोलियां किसने चलाई, किसकी हुकूमत से चली, किसने कहा था गोलियां चला? काफी नाम आता है उसका, जनरल डायर, भूल गए उसे? उसी ने तो कहा था चला दो गोलियां। 1000 से ज्यादा लोग वहां बैठे थे, एक जलियांवाला बाग था जहाँ पे एक बैठक हुई थी लोगों की, तो वहां पे इन सबको उड़ा दिया था। कुछ लोग कुएं में कूदे, कुछ वहां से कई लोग मारे गए, मोस्टली तो मारे गए थे क्योंकि उसने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे। तो उस टाइम जनरल डायर ही तो था। तो इन्होंने बताया कि 1919 के जलियांवाला हत्याकांड तथा 1920 के असहयोग आंदोलन जैसी घटनाओं ने भारतीयों हृदय में विदेशी दमन से मुक्ति की इच्छा प्रकट की। अब जब इतना लोगों के साथ क्रूरता दिखाएंगे तो लोग जागरूक तो होंगे कि हमें विदेशी से मुक्त होना है, हमें यहाँ की सरकार हटानी है। तो इस हिसाब से नए नए आंदोलन का विकास होगा। ठीक है, 1930 से 34 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। उसके बाद 1942 में क्या आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्रांतिकाली कल्पना थी जिसमें सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, स्कूल, कॉलेज सभी लोगों ने भाग लिया, इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन की। और उसके बाद 1947 में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उदय हुआ, क्योंकि अब हमारा भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए उदय कर गया है, अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है। यानी 42 से आंदोलन शुरू, 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, 43, 44 एंड 45, 46 5 साल इसमें लग गए लड़ते लड़ते। आंदोलन तो हमारे शुरू से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब लड़ते लड़ते हमें 200 साल में आज़ादी इसलिए तो मिली क्योंकि कहीं कुछ कमी हो जाती होगी, कहीं कुछ कमी हो जाती होगी। तो इन्होंने अपने उद्देश्य को सफल हुए और एक नए भारत राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का उदय हुआ। तो ये आपका एक चैप्टर क्लोज होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका कौन सा, जो आप पढ़ गए हैं भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी नीति। अब हमारा जब देश आजाद हो गया तो हमारा संविधान तो शुरू हो ही गया था, तो हम पढ़ेंगे अपना लॉ, पॉलिसी, एजुकेशन, तो इसको आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, ये सब आया समझ में? तो मैं भी बुक दे देती हूँ, उसके आप नोट्स बना लें।